दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंसेज का महत्वपूर्ण भाग, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। साथ ही ये वीडियो केंद्रीय और विभिन्न राज्य स्तरीय अध्यापक पात्रता परीक्षाओं जैसे CTET, UP TET, उत्तराखंड TET, मध्य प्रदेश TET, राजस्थान TET और बिहार TET आदि के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामाजिक अध्ययन के लिए उपयोगी सामग्री का पहला भाग। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियाँ, साहित्यिक ग्रंथ और विदेशी विवरण ये किस अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियाँ, साहित्यिक ग्रंथ और विदेशी विवरण ये इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंडोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा था। तो ये कहा था इंडिया। दोस्तों 2500 साल पहले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या फिर इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। अगला है दोस्तों जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहते हैं। तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे माना जाता है। तो कनिंघम को। दोस्तों कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। अगला है अशोक के अभिलेख पाए गए हैं किस लिपि में। तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों की लिपियां जो हैं वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आर्मेयिक लिपियां इनके अभिलेखों में जो है वर्णित है, या अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आर्मेयिक लिपियों में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार को इतिहास के पिता की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिएगा हेरोडोटस को। और विद्वान ब्राह्मणों और कवियों द्वारा किसकी रचना की गई है। तो प्रशस्तियों की, जो अपने शासकों या राजाओं के प्रशंसापूर्ण वर्णन इनको प्रशस्ति कहते हैं। राजाओं की प्रशंसा लिखी गई है किसमें। तो राजाओं की प्रशंसा में दोस्तों प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है ऐहोल अभिलेख क्या है। तो ऐहोल अभिलेख जो है प्रकृति में एक प्रशस्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के प्राचीनतम सिक्के जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के हैं उनको आहत मुद्रा कहा जाता है। इसका कारण क्या है। तो दोस्तों आहत मुद्रा ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता है जिस कारण उन्हें क्या कहा जाता था। तो उनको पांडुलिपि कहा जाता है। दोस्तों मंदिरों और विहारों से क्या प्राप्त होती हैं। तो मंदिरों और विहारों से दोस्तों जो प्राचीन अध्ययन सामग्री है वो पांडुलिपियों में प्राप्त होती है। अगला है कि सामान्यतः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र के उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर लिखी जाती थी क्या। तो उत्तर है पांडुलिपियाँ। दोस्तों प्राचीनतम जो पांडुलिपियाँ हैं वो ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर लिखी जाती थी। सामवेद ग्रंथ। दोस्तों वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद ग्रंथ को किसका जनक कहा जा सकता है। तो भारतीय संगीत का जनक कहा जा सकता है सामवेद को। और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको उपनिषद कहा जाता है। और वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अंगुत्तर निकाय। अगला है कि जैन ग्रंथों की रचना मूलतः किस भाषा में हुई है। तो दोस्तों जैन ग्रंथों की रचना मूलतः प्राकृत भाषा में और पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है। अगला है कि आदिवासी जनजाति लोग वाचिक यानी बोली जाने वाली परंपराओं का प्रयोग करके अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को सजोते हैं। ये किस साहित्य के अंतर्गत आता है। तो ये गल्प साहित्य के अंतर्गत आता है। गल्प साहित्य या वाचिक शैली या वाचिक परंपरा के अंतर्गत आदिवासी लोगों का रीति रिवाज शामिल है। अगला है कि प्रसिद्ध यूनानी लेखक मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका के द्वारा हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है।
तो उत्तर है दोस्तों मौर्य युगीन समाज और संस्कृति संबंधी जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। अगला देखते हैं, अधिकतर इतिहासकार जिन कारणों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताओं को तय करते हैं वो क्या है, तो वो है आर्थिक और सामाजिक आधार है। और अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, विभिन्न परीक्षाओं के जीएस और जीके के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आजकल कई पुस्तकों और लेखकों में बीसी की जगह बीसीई लिखा होता है, जिसका अर्थ क्या है, तो बीसी का अर्थ बिफोर क्राइस्ट होता है, लेकिन बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। अगला है कि इतिहास विभाजन का स्रोत के आधार पर सही कालक्रम इस प्रकार है। तो दोस्तों इतिहास के विभाजन जो हैं इन आधारों पर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के रूप में वर्णित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। अगला है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। और आपको उस शासक का नाम बताना है जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि समय के आधार पर इतिहास का विभाजन प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में किया गया है, जिसके तहत प्राचीन काल से संबंधित क्या है, तो दोस्तों प्राचीन काल पाषाण काल से हर्षवर्धन तक जो है ये प्राचीन काल संबंधित है। अगला प्रश्न है, इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हम क्या जान पाते हैं, तो दोस्तों इतिहास के अध्ययन से हम मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया, इन सब की जानकारी पाते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो नाम याद रखिएगा टिफेंथलर। दोस्तों टिफेंथलर ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है उसे अभिलेखागार कहा जाता है। और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वह नाविक जिसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान करके अटलांटिक महासागर को पार किया था, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के अधिकतर अभिलेख। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण क्या किए जाते थे, तो अभिलेख। और भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कहाँ पर रहते थे, तो दोस्तों भरत जो है ये लोगों का एक समूह था जो ऋग्वेद में उल्लिखित हैं, ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में रहते थे। एक महत्वपूर्ण कथन है, याद कर लीजिए, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। ये किसका कथन है, तो प्रोफेसर घाटे का कथन है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल या महानिरीक्षक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महासर्वेक्षक ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे और इनको पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक भी कहा जाता है। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई, तो ये फिरदौसी की रचना है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे तब किसका प्रारंभ होता है, तब इतिहास का प्रारंभ होता है। और अगला प्रश्न है, एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का भी उल्लेख किया है, ये प्लिनी है। प्लिनी ने दोस्तों भारत के रोमन साम्राज्य के साथ रोमन और भारत के व्यापार का भी उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में क्या समस्याएं हैं, तो समस्याएं ये हैं कि ये संकल्पना पश्चिमी देशों के इतिहास लेखन से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आदिवासी लोग जिसको जनजाति लोग कहा जाता है अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं और वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं, तो दोस्तों वाचिक परंपराओं या गल्प साहित्य या पहले से चली आ रही अनुसूतियों और गल्प कथाओं के आधार पर इतिहासकार आदिवासियों का इतिहास लिखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल क्या है, तो अतीत के स्मृतिशेष या अवशेष जहां मिलते हैं वो ऐतिहासिक काल है। अगला है, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत की गई है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कॉमन एरा भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय या प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है, तो संस्कृत साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज था इंडिका का लेखक। दोस्तों राजा की प्रशंसा करने और उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी, कवि और विद्वान व्यक्ति द्वारा क्या लिखा जाता था,
तो प्रशस्त लिखा जाता था, और शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किसमें किया जाता था? प्रशस्त में। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो उनके द्वारा चलाए गए सिक्के हैं। और अगला प्रश्न है कि वह भारतीय साहित्य धरोहर जिसका अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है, उसको उपनिषद की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों, वेद और उनके उपनिषदों के बारे में। तो देखिए, ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। इसके उपनिषद ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद हैं। सामवेद ये छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद छांदोग्य वेद जो है सामवेद के उपनिषद हैं। यजुर्वेद के कई सारे उपनिषद हैं, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, कठोपनिषद, श्वेताश्वेतवर, मैत्रायणी उपनिषद। तो ये यजुर्वेद के हैं। और अथर्ववेद के उपनिषदों में प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद हैं। तो ये कभी कभी सीधे या कभी कभी मिलान के लिए पूछ देता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं प्रमुख वेद, उनके पुरोहित, उपवेद, ब्राह्मण और उपनिषद। तो ऋग्वेद के पुरोहित को या ऋग्वेद के ऋषि को होर्ति कहा जाता था। इसका उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, और इसके ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण हैं। और ऋग्वेद के उपनिषदों में ऐतरेय और कौशितकी उपनिषद हैं। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। इसका उपवेद गंधर्ववेद है। और सामवेद के ब्राह्मण में जैमिनी, तांडय, पंचविश और खडविश हैं, जबकि छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद सामवेद के प्रमुख उपनिषद हैं। ये खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। यजुर्वेद, दोस्तों यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं अर्धव्य कहे जाते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और इसके ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय, यानी शतपथ ब्राह्मण बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और यजुर्वेद के उपनिषदों में कठोपनिषद, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद प्रमुख हैं। अथर्ववेद, दोस्तों इसके अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है, और इसका ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है अथर्ववेद का। और इसके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद प्रमुख हैं। अब आइए देखते हैं ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत के बारे में। राजतरंगिणी, दोस्तों राजतरंगिणी के रचनाकार कल्हड़ हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की कृति है। हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की कृति है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की रचना है दोस्तों। और स्वप्न वासवदत्ता ये महाकवि भास की रचना है। इसके अलावा कुछ रचनाएं राजाओं द्वारा रचित हैं। गाथा सप्तशती ये हाल या शालिवाहन के द्वारा रची गई। मत्तविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। दोस्तों रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका सम्राट हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ भारतीय इतिहास की जानकारी के भी महत्वपूर्ण स्रोत में आते हैं। अब आइए देखते हैं प्रमुख अभिलेख और उनके शासक। दोस्तों समुद्रगुप्त का जो महत्वपूर्ण अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि प्रयागराज में है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश से संबंधित हैं, और इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। रुद्रदामन शक राजा थे। इनका जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि गुजरात में है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के प्रतापी शासक थे। इनका भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में स्थित है। खारवेल कलिंग का शासक था, और इनका हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलिकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य शासक था, इनका एहोल अभिलेख महत्वपूर्ण है। और दोस्तों राजा भोज प्रतिहार वंश के थे, और इनकी ग्वालियर प्रशस्ति या मध्य प्रदेश में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख, और वर्धन वंश के हर्षवर्धन का दोस्तों ये मधुबन और बंसखेड़ा अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। यशोवर्मन मालवा के शासक थे। मंदसौर प्रशस्ति या मंदसौर अभिलेख इनका महत्वपूर्ण है। और गौतमी बलश्री जो कि सातवाहन वंश के थे, इनका नासिक अभिलेख महत्वपूर्ण है। तो ये दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं प्रयाग प्रशस्त, जूनागढ़, भीतरी आपको दे देगा, और एक तरफ शासकों के नाम दे देगा या फिर स्थान के नाम दे देगा इन अभिलेखों के साथ। अब आइए देखते हैं लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में। कालिदास की प्रमुख पुस्तकें दोस्तों रघुवंश, ऋतुसंहार और मेघदूतम हैं। कवि भारवी की किरातार्जुनीयम, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम,
शूद्रक की मृच्छकटिकम और भर्तृहरि की नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक हैं। वात्सायन की न्याय भाष्य और कामसूत्र, दोस्तों ये वात्सायन की रचनाएं हैं। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और हितोपदेश, आचार्य व्यास द्वारा व्यास भाष्य योग दर्शन पर आधारित है, लिखी गई है। आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्टियम है और बाराह मिहिर का ग्रंथ बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे, इनकी महत्वपूर्ण कृति ब्रह्म सिद्धांत है। कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र है, जो कि प्राचीन राजनीति पर लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और पतंजलि की महाभाष्य तथा बाण भट्ट की रचना हर्षचरित है। कल्हड़, दोस्तों कल्हड़ की कृति राजतरंगड़ी है और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। कल्हड़ की राजतरंगड़ी को प्रथम जो है ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें कालानुक्रम का पालन किया गया है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। राजशेखर की रचनाओं में भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण प्रसिद्ध हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। हसन निजामी की रचना है ताजुल मासिर, अलबरूनी की तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, मिन्हास उस सिराज की तबकात ए नासिरी और अमीर खुसरो की दोस्तों नूहे सिपहिर, किरान उन सादान और तुगलक नामा। जियाउद्दीन बर्नी की महत्वपूर्ण कृतियों में तारीख़ फिरोज शाही और फतवा जहांदारी है। और फिरोज शाह तुगलक की फुतुहाते फिरोज शाही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई है। ईसामी की कृति फुतुह उल सलातीन है और मिर्ज़ा गुलाम अहमद की मलफूजात है। याहिना बिन अहमद की दोस्तों याहिया बिन अहमद की तारीख़ मुबारक शाही है और शेख रिजकुल्लाह की वाक़ियात मुस्ताकी। और देखिए ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, फवाद उल फुआद, ये निजामुद्दीन औलिया द्वारा लिखी गई थी। अब आइए भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री और उनके बारे में महत्वपूर्ण विवरण देख लेते हैं। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। ये मोरक्को का निवासी था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और इब्न बतूता की महत्वपूर्ण रचना रहला है। अब्दुल रज्जाक दोस्तों ईरानी राजदूत था, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मार्को पोलो इटली का निवासी था और ये 13वीं शताब्दी में भारत आया। निकोलो कोंटी इटली का पर्यटक था, 1420 ईस्वी में इसने दक्षिण भारत यानी दक्कन की यात्रा की थी। डोमिंगो पायस तो ये पुर्तगाली यात्री था, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के समय में आया था। और बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था, विजयनगर के शासन व्यवस्था का वर्णन इसने दिया है। नुनीज दोस्तों नुनीज एक पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था जो विजयनगर दरबार में रहा था। इसके अलावा दोस्तों संस्कृत, हिंदी और जो हमारे विदेशी यात्रियों के विवरण और मुगल कालीन या उर्दू साहित्य था, उसके अलावा फारसी साहित्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास के अध्ययन के लिए। तुझके बाबरी, इसने बाबर इसका लेखक है और बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना है और तुझके जहांगीर और उसके बाद मोतमिद खान ने इसको लिखा था। तारीख़ अकबरी आरिफ कंधारी की और हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। शाहजहां नामा की रचना इनायत खान ने और फतवा ए आलमगीरी ये कानून की संहिता है, औरंगजेब के समय ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों इतिहास के अध्ययन के बारे में हिंदी साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली इनकी रचना तुलसीदास ने की थी। प्रेम वाटिका रसखान की कृति है। रसिक प्रिया और रामचंद्रिका आचार्य केशवदास की कृति है। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। रास पंचाध्यायी और मदनाष्टक अब्दुल रहीम खान खाना की। और पद्मावत आप जानते हैं जो कि रानी पद्मावती के जौहर पर आधारित है, मलिक मोहम्मद जायसी की अवधी भाषा में लिखी गई महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। हिंदी साहित्य के बाद संस्कृत साहित्य की प्रमुख रचनाएं रस गंगाधर के रचयिता जगन्नाथ पंडित, भानुचंद चरित आचार्य सिद्धचंद्र, श्रृंगार दर्पण पद्म सुंदर, गंगा लहरी जगन्नाथ पंडित और फारसी प्रकाश पद्म शंकर की रचना है। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इनको एक बार फिर से रस गंगाधर जगन्नाथ पंडित,
भानुचंद चरित, आचार्य सिद्धचंद्र, सिद्धांत श्रृंगार दर्पण, पद्म सुंदर और गंगा लहरी जगन्नाथ पंडित, फारसी प्रकाश ये पद्म शंकर की रचना है। इसके अलावा फारसी में कुछ अनुवादित रचनाएं हैं, जैसे तुझके बाबरी या बाबरनामा अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा अनुवाद किया गया। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। राज तरंगड़ी कल्हड़ की रचना है और पंचतंत्र अबुल फजल ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। हरिवंश पुराण मौलाना सौरी के द्वारा अनुदित किया गया था। और दोस्तों, महाभारत को रज्मनामा नाम से नकीब खां अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था रज्मनामा नाम से। और अथर्ववेद का बदायूनी और हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने फारसी में अनुवाद किया था। आपको बताना है कि सिर्रे अकबर जो है किन प्राचीन ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद है। आपको एक क्वेश्चन है लास्ट में, आपको इसे बताना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथ ही ये CTET, UPTET, उत्तराखंड TET, MP TET, राजस्थान TET, हिमाचल प्रदेश, बिहार TET आदि के लिए बहुत ही उपयोगी अध्ययन सामग्री है। तो आप इसको अपनी परीक्षाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं, तैयारी में भी और रिवीजन में भी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।